एवरीवन, वेलकम टू पवन भाग एकेडमी। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और जो चैप्टर हम लोग करते जा रहे हैं कंप्लीट, आप वो साथ के साथ कंप्लीट करते जा रहे होंगे, यही होप है। तो स्टार्ट करते हैं। क्लास 9th का चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट, इसके हम लोग ये कुछ पार्ट्स कंप्लीट भी कर चुके हैं। लास्ट मैंने आप लोगों को डीएनए करा दिया था और जो नेक्स्ट आएगा अब है आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में हमारे दो एसिड होते हैं, दो न्यूक्लिक एसिड होते हैं। एक होता है हमारा डीएनए और एक होता है हमारा आरएनए। तो डीएनए हम लोगों ने पढ़ लिया है। जिन स्टूडेंट्स का नहीं कंप्लीट हुआ है, नहीं पढ़ पाए हैं, मेरी और वीडियोस पे जाके कंप्लीट कर लीजिए। आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा न्यूक्लिक एसिड आरएनए, फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल। लिखा भी हुआ है आरएनए न्यूक्लियस का या फिर सेल का सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड है। दिस न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ राइबोज शुगर फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स एंड 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। ये न्यूक्लिक एसिड किस किस से बना होता है? राइबोज शुगर से, फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से, और इसमें भी आपके 4 नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, एडेनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसाइन एंड यूरेसिल। अब डिफरेंस क्या है नाइट्रोजीनियस बेस में? जब आपने डीएनए के नाइट्रोजन बेस के बारे में पढ़ा तो आपने थायमीन पढ़ा होगा। यहाँ पे आपको यूरेसिल दिखाई दे रहा है, वहां पर आपने थायमीन पढ़ा होगा नाइट्रोजन बेस। लेकिन आरएनए में थायमीन नहीं होता, बल्कि कौन सा होता है? यूरेसिल। बाकी सब सेम होता है, एडेनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसाइन, बाकी सब सेम है। The nucleotide, that is smallest unit of the chain of the RNA molecules, is formed by the combination of ribose sugar and phosphate molecules and one of the nitrogenous base। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे मैं अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाती हूँ, लाइक दैट। जो आरएनए होता है हमारा सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है। डीएनए क्या था हमारा? डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर था। आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है। तो इसकी जो पूरा स्ट्रैंड होता है, दिस वन स्मॉलेस्ट स्ट्रैंड है। ये स्ट्रैंड जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से बना होता है वो न्यूक्लियोटाइड होती है। जैसे डीएनए के स्ट्रैंड जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हुए थे उसको क्या कहता है हमने? न्यूक्लियोटाइड। सेम एज इट इज जो आरएनए का पूरा स्ट्रैंड है, वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट से बना हुआ है वो होती है हमारी न्यूक्लियोटाइड, सेम डीएनए की तरह। और ये स्मॉलेस्ट यूनिट भी एक्चुअली में किससे बनी होती है? राइबोज शुगर और फॉस्फेट के मॉलिक्यूल से। ये तो हमने डीएनए में पढ़ा ही था अपने लास्ट वीडियो में कि डीएनए क्या है। एक सीरीज में आपको बनाती हूँ, शायद सीरीज से आपको और इजी हो जाए। देखिए, सबसे पहले क्या था? आरएनए, यही था। आरएनए किस स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है? न्यूक्लियोटाइड से बना है, यही है। अब न्यूक्लियोटाइड भी तो किससे बना होगा? किसी ना किसी सब्सटेंसेस से बना होगा। वो होते हैं आपके राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। सेम एज इट इज डीएनए। डीएनए की भी जो स्ट्रैंड्स होते हैं, लॉन्ग फाइबर स्ट्रैंड्स, उनकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं? राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स। सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड इसके अलावा जो इसमें हमारे पूरा जो स्ट्रैंड होता है उसमें हर एक गैप के बाद नाइट्रोजीनियस बेस क्या है? अटैच रहता है। जैसे डीएनए में था, मैंने बताया था, एक नाइट्रोजन बेस, दूसरा, फिर इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाए हुए थे स्ट्रैंड से। सेम एज इट इज ये आरएनए में भी होता है। आरएनए में भी भले ही सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन नाइट्रोजन बेस क्या है? प्रेजेंट रहते हैं। Large number of nucleotides are bonded together to form the macromolecule of RNA। बहुत सारे जो न्यूक्लियोटाइड जो स्मॉलेस्ट यूनिट है एक दूसरे से कॉम्बाइन बना के रहते हैं, कॉम्बिनेशन बॉन्ड बना के रहते हैं और पूरे आरएनए की जो लॉन्ग थ्रेड है उसको फॉर्म करते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। फंक्शन के बेसिस पर आरएनए 3 टाइप के होते हैं। डीएनए का तो सिर्फ एक ही फंक्शन था, तो एक ही टाइप था डीएनए का, लेकिन आरएनए के 3 फंक्शन होते हैं अलग अलग, और उन फंक्शन के बेसिस पर आरएनए के टाइप्स भी डिवाइडेड हो जाते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारा राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम बोलते हैं आरआरएनए।
एक होता है मैसेंजर आरएनए mRNA, एक होता है ट्रांसफर आरएनए यानी कि टीआरएनए। आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस में आप लोगों ने देखा भी होगा टीआरएनए, mRNA, आरएनए या कहीं भी कॉम्पिटिटिव अगर आपने एग्जाम दिया है, कोई भी ओलंपियाड दिया है तो आपने ये देखे भी होंगे। अब हम डिटेल में पढ़ देते हैं कि एक्चुअली में राइबोसोमल मैसेंजर और ट्रांसफर का काम क्या होता है। अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राइबोसोमल आरएनए की। The molecule of RNA, which is a component of the ribosome organelle, is called a ribosomal RNA. आप लोगों को स्टार्टिंग में याद है मैंने आपको एक सीरीज बताई थी। मैंने सीरीज में बताया था कि हमारा क्या है, एक सेकंड में दोबारा से बनाती हूँ। जैसे सबसे पहले क्रोमोसोम्स थे। क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं? हमारे डीएनए से बने होते हैं, राइट। डीएनए किसको प्रोड्यूस करता है? हमारे आरएनए को प्रोड्यूस करता है। डीएनए से ही हमारा आरएनए बन के आता है। फिर आरएनए से हमारे राइबोसोम्स होते हैं। आपको सीरीज याद हो, जो स्टूडेंट मेरी कंटिन्यूअस क्लासेस कर रहे हैं उन्हें डेफिनेटली याद होगा। देन राइबोसोम्स हमारे प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं। मैंने ये सीरीज बताई थी। ये सीरीज हमारे उस आरएनए की थी जो राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करते हैं। दैट मीन आरएनए के वो मॉलिक्यूल्स जो राइबोसोम ऑर्गेनल को, राइबोसोम्स ऑर्गेनल होते हैं ना, जो राइबोसोम ऑर्गेनल को प्रोड्यूस करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, ऐसे आरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। अगर ये सीरीज किसी को याद है, सभी को याद होगी वैसे, मैं आशा करती हूँ इतना भूले नहीं। अगर ये सीरीज याद है तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि राइबोसोमल आरएनए कौन से होते हैं। वो आरएनए के वो मॉलिक्यूल्स जो राइबोसोम ऑर्गेनल को कंपाउंड करते हैं, उसे प्रोड्यूस करते हैं। दैट टाइप ऑफ आरएनए इज कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। एंड द राइबोसोम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज। और फिर राइबोसोम्स का क्या काम होता है? सेल चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 8th में, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने का, यानी कि प्रोटीन को बनाने का। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप के हो गए राइबोसोमल। सेकेंड आते हैं आपके मैसेंजर आरएनए। The RNA molecule that carries the information of protein synthesizes from genes, that is DNA chain in the cell nucleus to the ribosomes in the cytoplasm which produce the protein is called messenger RNA. देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, आरएनए के ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि जीन के पास इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं कि जीन को कितना प्रोटीन बनाना है। क्योंकि जीन क्या है एक्चुअली में खुद एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं जिसके अंदर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। तो ये जो प्रोटीन बन रहा है ये जीन के अंदर ही बनता है। ये जो प्रोटीन बनता है ना, जो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को स्टोर करे हुए, ये खुद जीन के अंदर बनता है। और जीन को कब कितना प्रोटीन बनाना है इसकी इंफॉर्मेशन आरएनए के मॉलिक्यूल्स लेके जाते हैं। एक तरीके से मैसेंजर का काम कर रहे हैं। दैट इज डीएनए चेन इन द सेल न्यूक्लियस। तो सेल के न्यूक्लियस जो डीएनए की चेन है और जो राइबोसोम्स तक पूरी अटैच है, और राइबोसोम्स क्या कर रहे हैं? हमारे प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो तरीके से हम बात कर सकते हैं। आरएनए के मॉलिक्यूल्स जो जीन तक इंफॉर्मेशन लेके जा रहे हैं कि उनको कितना प्रोटीन सिंथेसाइज करना है, या फिर आप कह सकते हो कि हमारे पूरे सेल के या न्यूक्लियस के अंदर जो भी हमारे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं वो भी तो प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन ले जाने का काम आरएनए के मॉलिक्यूल्स का होता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं, ऐसे आरएनए के मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, यानी कि mRNA। स्टिल किसी को कंफ्यूज है? आई विल रिपीट, मैं रिपीट कर दूंगी। देखिए इसमें ना दो लाइन लिखती है लेकिन दोनों लाइन का मतलब एक ही है, बस कंफ्यूज करने के लिए कह सकते हैं, पैराग्राफ को बढ़ाने के लिए है। क्या कहा गया? आरएनए के ऐसे मॉलिक्यूल्स जो जीन के पास और सेल के या सेल के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, और दोनों ही जीन और राइबोसोम क्या कर रहे हैं? प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो उनको कितना प्रोटीन प्रोड्यूस करना है इसकी इंफॉर्मेशन को आरएनए के मॉलिक्यूल्स राइबोसोम्स और जीन तक लेके जाती हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। अब हो गया वो क्लियर?
और एक टाइप के हमारे आरएनए होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए या फिर टीआरएनए। द आरएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच अकॉर्डिंग टू द मैसेज ऑफ द एमआरएनए कैरीज द अमीनो एसिड अप टू द राइबोसोम्स इज कॉल्ड ट्रांसफर आरएनए। कहा गया इसमें आरएनए के ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि अमीनो एसिड को राइबोसोम्स तक ले जाने का, ट्रांसफर करने का काम करते हैं। आरएनए के वो मॉलिक्यूल जो अमीनो एसिड को राइबोसोम्स तक ट्रांसफर पहुंचाने का काम करते हैं, ऐसे टाइप के आरएनए को बोलते हैं टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए। इनके नाम से ही आप याद कर सकते हैं। राइबोसोमल जो राइबोसोम्स को प्रोड्यूस करे, मैसेंजर जो मैसेज कैरी करके ले जाए कि जीन, बस नाम याद रख लीजिए किसके पास मैसेज कैरी करके ले जाना है आरएनए को, जीन और राइबोसोम्स के पास कि तुम्हें इतनी क्वांटिटी में इतने टाइम में इतना प्रोटीन सिंथेसाइज करना है। तो इस मैसेज को जो लेके जाते हैं होते हैं एमआरएनए। थर्ड टाइप का होता है ट्रांसफर आरएनए। ऐसे आरएनए की मॉलिक्यूल जो अमीनो एसिड को राइबोसोम्स तक ट्रांसफर करते हैं, दैट टाइप ऑफ आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसफर या फिर टीआरएनए। नाम से याद कर लीजिए, बहुत इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का स्टार्ट होता है मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। आप लोगों ने क्रोमोसोम्स पढ़ लिए, आप लोगों ने डीएनए पढ़ लिया, आप लोगों ने आरएनए पढ़ लिया, आप लोगों ने हेरिडिटी का मतलब भी पढ़ लिया। अब हम लोग आ जाते हैं मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। सबसे पहले तो ना मैं मेंडल के बारे में बता देती हूँ। मेंडल, जैसे कि देखिए हमारा जो चैप्टर है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी का मीनिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। पासिंग ऑफ कैरेक्टर्स, पासिंग ऑफ पेरेंट कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब यहाँ पर हेरिडिटी, डीएनए, जीन, क्रोमोसोम्स, आरएनए, ये सब क्या होते हैं? ये एक तरीके से जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है? यही जेनेटिक मटेरियल पेरेंट से जनरेशन टू जनरेशन पास आउट होते चले जाते हैं, होते कि नहीं होते? इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक्स। इसको क्या हम बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। यानी कि जीन के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी जो के जनरेशन टू जनरेशन पास होती जा रही है। और इसी के फादर थे मेंडल्स। पूरा नाम था ग्रेगर मेंडल। पूरा नाम इनका, साइंटिस्ट का नाम था ग्रेगोर मेंडल, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करने वाले साइंटिस्ट, इनके ऊपर पूरे एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट हमारे ग्रेगर मेंडल थे। और जो स्टडी कर ले, जो पूरी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर दे और सक्सेस हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लोग फादर कहते हैं किसी भी उसकी थ्योरी का। यहाँ पे देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर्ड इन इक्वल क्वांटिटी फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोगेनी। हम ये चीज जानते हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो पेरेंट से प्रोगेनी, प्रोगेनी का मतलब मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दैट मीन बेबीज जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं। जेनेटिक मटेरियल पेरेंट से उनके बच्चों में इक्वल क्वांटिटी में डिवाइड होता है। ऐसा नहीं है किसी में ज्यादा किसी में कम, इक्वल क्वांटिटी में ट्रांसफर होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी आर बेस्ड अपॉन दिस फैक्ट। और ये जो हेरिडिटी का प्रिंसिपल है ना, ये इसी पूरे फैक्ट के ऊपर बेस्ड है। ये प्रिंसिपल इस पूरे हेरिडिटी के प्रोसेस के ऊपर बेस्ड है। इफ बोथ पेरेंट्स मेक इक्वल कंट्रीब्यूशन टू इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स, which characters will appear in the progeny। सपोज करिए कि पेरेंट्स हैं, दो पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, एंड जो उनके कैरेक्टर्स हैं, मदर के अलग होंगे, फादर के कुछ अलग होंगे। दोनों के दोनों जो कैरेक्टर्स हैं बच्चों में जा रहे हैं, उनके प्रोगेनी में जा रहे कि नहीं जा रहे? लेकिन बच्चे में कौन से कैरेक्टर आएंगे? मेन जो क्वेश्चन उठता है, सवाल उठता है, वो यही है कि भाई कैरेक्टर्स तो दोनों पेरेंट्स के गए, मदर के भी गए, फादर के भी गए, लेकिन बच्चों में कौन से दिखाई देंगे? पॉइंट है या नहीं है? इसको भी यहीं पे समझ लीजिए। यहाँ पे एक जो पॉइंट आएगा वो जीन का पॉइंट आएगा। यहाँ पे मैं एक जीन का पॉइंट है जो मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए होता क्या है, जीन हमारे दो टाइप के होते हैं। जीन आपने पढ़ तो लिया
कि हेरिडिटी कैरेक्टर्स को की इंफॉर्मेशन को स्टोर करे हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में जीन भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके डोमिनेंट जीन, डोमिनेंट जीन, एक होते हैं आपके रिसेसिव जीन, रिसेसिव जीन। आपके में जब ये जीन वर्ड आया था, जीन के बारे में हम लोगों ने स्टडी करी, तब आपके में ये डोमिनेंट और रिसेसिव नहीं बताए थे, बिल्कुल भी नहीं बताए थे। लेकिन जब हम इस मेंडल के एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे ना, तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ये डोमिनेंट और रिसेसिव जीन दोनों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन आपके में बताया नहीं, तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जीन जीन का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन विच स्टोर हेरिडिटी कैरेक्टर्स इनसाइड इट, यही होते हैं जीन। दो टाइप के होते हैं, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। नाउ व्हाट इज डोमिनेंट एंड व्हाट इज रिसेसिव, लेट्स सी। देखिए, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आया था ना, तो ये जीन वाला वर्ड यहीं पर आएगा। क्वेश्चन क्या बोला गया एक तरीके से कि अगर दो पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर, दोनों के अपने अलग अलग कैरेक्टर होंगे और दोनों के ही कैरेक्टर बच्चों में जाएंगे, ऐसा तो नहीं किसी एक का जाएगा, दोनों के ही जाएंगे। अब ये बताइए कि बच्चों में कौन सा आएगा, बच्चों में कौन सा आएगा। अब देखिए, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करिए फादर की हाइट, स्किन कलर ले लेते हैं। फादर का जो स्किन कलर था थोड़ा सा डाउन था, थोड़ा सा सांवला जैसे बोलते हैं। मदर का जो कलर था वो बड़ा ही वाइट था, बड़ा ही साफ था। ले लिया हम लोगों ने, दोनों ही कैरेक्टर गए ना, फादर का डाउन कलर का भी गया होगा, मदर का व्हाइट कलर का भी गया होगा, लेकिन बच्चों में कौन सा आया। सपोज करो बच्चों में व्हाइट कलर का आ गया, बच्चे क्या है उनका जो व्हाइट कलर आ गया, स्किन का कलर। ऐसी ही फर्स्ट जनरेशन जब आई, तो फर्स्ट जनरेशन में व्हाइट कलर, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ तो उसके स्किन का कलर कैसा था, बिल्कुल साफ कलर था, बिल्कुल साफ, राइट। लेकिन कैरेक्टर तो डाउन वाला भी गया, गया कि नहीं गया। लेकिन ये जो डाउन कलर का कैरेक्टर था, ये बाहर नहीं निकल के आया, ये अपियर नहीं हुआ उसकी बॉडी में। अपियर कौन सा हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। डाउन कलर का कैरेक्टर उसकी बॉडी में गया, लेकिन अपेयर नहीं हुआ। अपेयर कौन सा हुआ, व्हाइट कलर का हुआ। तो फर्स्ट जनरेशन में कोई भी कैरेक्टर जो अपेयर होके बाहर निखर के आता है, एक तरीके से जो फिजिकली दिखाई देता है, ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे जीन को हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट जीन। दैट टाइप ऑफ जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जो डाउन कलर वाला कैरेक्टर है वो तो गया ना बच्चों में, ऐसा तो है नहीं कि नहीं गया, गया था उसके अंदर, लेकिन बाहर नहीं निकल के आया, अपेयर नहीं हुआ, ऐसे टाइप के। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये बेबी था, ये फर्स्ट जनरेशन थी। अब फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन आई, आई कि नहीं आई। अब सेकंड जनरेशन में जो बेबी आया उसका कलर हो गया डाउन, उसका कलर कैसा आया, डाउन आया। तो यानी कि ये डाउन कलर कहाँ से आया, उसके पापा से ही तो आया ना, उसके मदर जो भी था। क्यों आया, क्योंकि उसके दादा के, मतलब फर्स्ट जनरेशन के फादर का डाउन कलर था, उसकी बॉडी में गया, लेकिन अपियर होके नहीं आया। जब फर्स्ट जनरेशन की सेकेंड जनरेशन आई, तो जो डाउन कलर नीचे दब गया, तो जो अपियर होके नहीं आया वो सेकेंड जनरेशन में अपियर हो गया। ऐसे टाइप के जीन को हम लोग बोलते हैं रिसेसिव जीन। अब सिंपल डेफिनेशन की हम लोग बात करें समझने के लिए, the character which appear in the first generation is called dominant gene, and the character which appear in the second generation is called recessive gene। लेकिन जो कैरेक्टर, दोनों ही कैरेक्टर बच्चों में गए, एक निखर के आ गया, एक नहीं आ गया, उसके दब गया, और वो जो दब गया वो सेकंड जनरेशन में दिख गया। तो ऐसे कैरेक्टर जो होते, ऐसे जो होते हैं जीन हमारे डोमिनेंट और रिसेसिव। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल गया होगा, पूछा गया कि कौन से पेरेंट्स का कैरेक्टर आएगा। अरे भाई, हमें नहीं पता कौन से पेरेंट्स का कैरेक्टर आएगा, लेकिन जब फर्स्ट जनरेशन में कैरेक्टर आएगा वो डोमिनेंट होगा, और जो सेकंड जनरेशन में आएगा वो रिसेसिव होगा। इसका ये आंसर था। आई होप इट विल क्लियर। Next time, Mendel carried out research in this direction and put out forth the principles of heredity responsible for such inheritance.
देखिए मेंडल ने बहुत सारी रिसर्च करी अपने पूरे हेरिडिटी की डायरेक्शन में, और बहुत सारी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट भी दिए। द एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय मेंडल ऑलमोस्ट अ सेंचुरी एगो फॉर क्वाइट एस्टोनिशिंग। आज से सेंचुरी की 100 साल पहले की बात करें तो मेंडल ने अपने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जो थोड़े से एस्टोनिशिंग थे। All of Mendel experiments were based upon the visible characters of the pea plant Pisum sativum, and these characters are as follows. देखिए मेंडल ने जो अपना कैरेक्टर्स मतलब जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे ना वो पी प्लांट पे किए थे, ध्यान रखिएगा पी प्लांट पे किए थे। क्वेश्चन पूछते हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पे परफॉर्म किए थे, पी प्लांट पे, और पी प्लांट का जो बायोलॉजिकल या साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पाइसम सेटिवम। वो क्वेश्चन बन गया यहाँ से। कौन से प्लांट पे किए थे, पी प्लांट पे, एंड व्हाट इज द साइंटिफिकली नेम ऑफ पी प्लांट इज पाइसम सेट। अब इसके क्या क्या कैरेक्टर्स थे वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने कौन कौन सी कैरेक्टर लिए। शेप ऑफ द सीड, एक उन्होंने राउंड कलर का सीड लिया, एक बार उन्होंने लिया रिंकल्ड, थोड़ा सा जो रिंकल्ड होता है, एक उन्होंने सीड के येलो कलर का लिया, एक उन्होंने ग्रीन कलर का सीड लिया, एक इन्होंने पर्पल कलर का फ्लावर लिया, एक इन्होंने व्हाइट कलर का फ्लावर लिया, एक इन्होंने इन्फ्लेटेड लिया, मतलब जो मटर होती है ना, मटर की पूरी जो शेप होती है पूरा पॉड, एक इन्फ्लेटेड होती है, कॉन्स्ट्रक्टेड होती है। एक ग्रीन कलर की मटर ली, एक येलो कलर की पूरा फली ली, फली जिसे हम बोलते हैं। तो उन्होंने राउंड, येलो, पर्पल, इन्फ्लेटेड, ग्रीन, और इनके बीच में जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करे थे, क्रॉस करवाई थी। क्रॉस का मतलब ये है जैसे कि ये राउंड कलर का सीड था, ठीक, जैसे राउंड कलर का, क्या हम इसे पेयर में ही रखेंगे क्योंकि क्रोमोसोम्स हमारा पेयर में होते हैं, और उन्होंने एक बार लिया रिंकल्ड का, ठीक है। दोनों में फर्टिलाइजेशन कराया, एक तरीके से फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन तो समझते हैं ना, पूरा क्रॉस करवाई। क्रॉस करने के बाद उन्होंने क्या देखा कि जब फर्स्ट जनरेशन आई, फर्स्ट जनरेशन में जो सारे के सारे सीड्स थे वो राउंड आए। कैसे आए, राउंड आए, लेकिन कैरेक्टर तो रिंकल्ड वाला भी गया था ना, लेकिन अपेयर होके नहीं आया, वो अपेयर होके नहीं आया। फिर जब सेकेंड जनरेशन आई तो सेकेंड जनरेशन में उन्होंने क्या देखा कि सेकेंड जनरेशन में जो पी के प्लांट्स आए वो आए इसमें रिंकल्ड वाले। इसीलिए इसी तरीके से उन्होंने अलग अलग सीड की शेप, कलर, फ्लावर ले लेके इसी तरीके से पूरी फर्टिलाइजेशन कराया। और फर्टिलाइजेशन के बाद उन्होंने ये देखा, जब उन्होंने सीड के राउंड और रिंकल्ड के बीच में फर्टिलाइजेशन कराया तो राउंड कलर डोमिनेंट आया। इसी तरीके से जब उन्होंने येलो कलर की सीड और ग्रीन कलर की सीड में फर्टिलाइजेशन कराया तो येलो वाला डोमिनेंट आया। जब पर्पल कलर के फ्लावर और व्हाइट कलर के फ्लावर में फर्टिलाइजेशन कराया तो पर्पल वाला फर्टिलाइज फर्स्ट जनरेशन में आया। जब इन्होंने इन्फ्लेटेड पॉड और कंस्ट्रिक्टेड पॉड में फर्टिलाइजेशन कराया तो फर्स्ट जनरेशन में कौन सी शेप आई, पॉड शेप आई। जब उन्होंने ग्रीन कलर के पॉड और येलो कलर के पॉड में फर्टिलाइजेशन कराई तो इसमें फर्स्ट जनरेशन में कौन सी आई, ग्रीन आई। इसको इन्होंने बोल दिया डोमिनेंट और इस सारे को बोल दिया इन्होंने रिसेसिव। और इसी तरीके से उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। ये तो कुछ एग्जांपल आपको बता दिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी है पोजीशन ऑफ फ्लावर, ऑक्सिलरी, टर्मिनल, टॉल, हाइट ऑफ द प्लांट, टॉल एंड ड्वार्फ। ऑक्सिलरी को उन्होंने डोमिनेंट माना, टॉल को उन्होंने डोमिनेंट माना, टर्मिनल को रिसेसिव, ड्वार्फ को रिसेसिव, जब उन्होंने क्रॉस करा के देखी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। एन इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट, देखिए यहाँ पर आपको साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन पूरे तरीके से बताया हुआ है। ग्रेगर जॉन मेंडल, फुल नाम क्या था, ग्रेगर जॉन मेंडल। 20 जुलाई 1822 को इनका बर्थ हुआ था। 6 जनवरी 1884 में इनकी डेथ हो गई थी। ग्रेगर जॉन मेंडल वाज एन ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट, ऑस्ट्रियन एक कंट्री है, वहां के साइंटिस्ट थे। ही स्टडीड द इनहेरिटेंस ऑफ सम कैरेक्टर्स ऑफ द पी प्लांट, इन्होंने पी प्लांट्स के कुछ इनहेरिटेंस कैरेक्टर के बारे में स्टडी करा था। ही शोड दैट द इनहेरिटेंस ऑफ दीज कैरेक्टर फॉलो सर्टेन प्रिंसिपल्स, इन्होंने ये चीज बताया था कि जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब जो जनरेशन टू जनरेशन पासिंग वाले कैरेक्टर्स होते हैं, वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, और इन्हीं प्रिंसिपल्स को उनके नाम से जाना लगा था। मेंडल्स वर्क 20th सेंचुरी में, and after a confirmation of these principles, the same principle now form the basis of the modern genetics.
और जब उन्होंने अपने इन सारे प्रिंसिपल्स को प्रूव कर दिया, सारी चीजें उनके सामने रख दी, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अ, आज के टाइम पे भी जो हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं मॉडर्न टाइमिंग पे, हम इन्हीं की पढ़ते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरा प्रूफ किया था, हर चीज का एक रीजन बताया था, और साइंस प्रूफ मांगती है, और जब प्रूफ मिल गया तो मॉडर्न जेनेटिक्स में भी हम इन्हीं के ही जो एक एक्सपेरिमेंट थे या इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स या प्रिंसिपल थे, हम पढ़ते हैं। ह्यूमन बींग्स में कुछ डोमिनेंट और रिसेसिव देख लेते हैं। रोलिंग टंग हमारी डोमिनेंट है, ज्यादातर जो लोगों की टंग आती है ना फर्स्ट जनरेशन में, वो रोलिंग आती है। प्रेजेंस ऑफ हेयर ऑन आर्म्स, आर्म्स पे हेयर की प्रेजेंस डोमिनेंट है। ब्लैक एंड कर्ली हेयर, फर्स्ट जनरेशन में ज्यादातर ब्लैक और कर्ली हेयर आते हैं, और फर्स्ट जनरेशन में ही हमारे फ्री ईयर लुक वाले बच्चे होते हैं। नॉन रूलिंग टर्म ज्यादा सेकंड जनरेशन में आती है। एब्सेंस ऑफ हेयर्स ऑन आर्म्स, ये भी आपकी रिसेसिव है सेकंड जनरेशन में। ब्राउन एंड स्ट्रेट हेयर, ये भी रिसेसिव है यानी कि सेकंड जनरेशन में। एंड अटैच्ड ईयर डोग, ये भी हमेशा सेकंड जनरेशन में ही आते हैं। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लेते हैं कि ह्यूमन बींग्स में कौन से डोमिनेंट है, यानी कि कौन से फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। अगर कोई पेरेंट है तो पेरेंट का कोई जब पहला बेबी हुआ, फर्स्ट जनरेशन हुई, तो उसके कौन से कैरेक्टर आएंगे, और फिर सेकंड फर्स्ट जनरेशन के बाद जो सेकंड जनरेशन आएगी उसमें कौन कौन से कैरेक्टर अपेयर होते हैं। याद कर लीजिएगा, काफी बार एग्जाम से पूछ लिया जाता। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद इनके काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हमें डिटेल में स्टडी करने हैं, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक पूरा रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए अच्छे से। और जो स्टूडेंट्स मेरी ओल्ड वीडियोस को, मतलब इस चैप्टर के, ये अभी मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था, तो इस चैप्टर के अगर स्टार्टिंग पार्ट आप लोग नहीं कर पाए हैं तो आप लोग वो प्लेलिस्ट में जाके ओल्ड वीडियोस पे जाके कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में अपने नेक्स्ट ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट के साथ। थैंक यू।